नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में किया गया पेश। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि। आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी की साजिश, तो भाजपा ने लिया आड़े हाथ। कहा आज अरविंद केजरीवाल पूरे देश और दिल्ली के सामने हो गए बेनकाब। लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव को लेकर थम गया प्रचार। 20 मई को 49 लोकसभा सीट पर होगा मतदान। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा अंबाला सोनीपत में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इंडी गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान के पास परमाणु बम का हवाला देकर देशवासियों को डरा रहे कांग्रेस वाले बन गए हैं पाकिस्तान के प्रवक्ता। पीएम मोदी ने दिल्ली की रैली में कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कहा सोनिया गांधी ने वोट जिहाद वालों से किया सौदा। वोट के बदले दिल्ली के लोगों की 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपा। प्रधानमंत्री ने कहा शहजादे संपत्ति का आधा हिस्सा वोट बैंक को देना चाहते हैं। 24 की चुनौती के लिए भाजपा दिग्गजों ने किया धुआंधार प्रचार। हिमाचल में जेपी नड्डा तो अमित शाह और राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार को दी धार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में और अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में ठोका गमखम। विपक्षी दलों ने भी तेज किया प्रचार। अखिलेश यादव ने बलरामपुर में गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मांगा वोट, तो पाटलिपुत्र में मीसा भारती ने, तो कुरुक्षेत्र में भगवंत मान ने किया चुनाव प्रचार। नीट 2024 में नकल पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नीट पेपर सॉल्विंग गैंग का भांडाफोड़। स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों से जब्त किया 4 मोबाइल फोन और एक कार। भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। हीट वेव के कारण लोगों का घर से निकलना हुआ दूभर। आगरा में देश का अधिकतम तापमान किया गया दर्ज। दिल्ली में सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा पारा। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश, तो तमिलनाडु में भारी बारिश की दी चेतावनी। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वाति मालीवाल, जिन्हें आम आदमी पार्टी की सांसद, आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में जानते हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में, अनगिनत महिलाओं की मदद करने वाली महिला के रूप में उन्हें पहचानते हैं, लेकिन आज वे अपनी ही पार्टी के लोगों द्वारा एक निंदनीय घटना की पीड़िता हैं। स्वाति मालीवाल की पूरी खबर बताएंगे, तो आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले पर अब तक। तेज गर्मी के बीच चढ़ा दिल्ली का सियासी तापमान। एक के बाद एक नए खुलासों ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को सन्न कर दिया है। आपकी सांसद स्वाति मालीवाल का एक और नया वीडियो आया सामने। इस वीडियो में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से बाहर स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर सुरक्षा कर्मी बाहर ला रही है। स्वाति इस वीडियो में अपना हाथ छुड़ाते नजर आ रही हैं। अब देखिए स्वाति मालीवाल का मेडिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में चोट की पुष्टि की गई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है उनके बाएं पैर में चोट है और राइट आंख के नीचे भी चोट के निशान हैं। ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी को लेकर हुआ, उसी पार्टी की सांसद के साथ कथित मारपीट की वारदात सामने आई है और जगह है सीएम अरविंद केजरीवाल का घर। ये वही स्वाति मालीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली में करप्शन के खिलाफ हुए आंदोलन में न सिर्फ अहम भूमिका निभाई बल्कि पार्टी बनाने में बढ़ चढ़कर सहयोग किया।
आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस ड्राइंग रूम में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष से लेकर सांसद बनाने की चर्चा हुई होगी, उसी ड्राइंग रूम में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। बता देना, वो आपका है। सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वाति मालीवाल के आरोपों पर चुप क्यों हैं? स्वाति मालीवाल आज केजरीवाल को हिटमैन कहने पर मजबूर क्यों हुई? और तो और जिस पार्टी से अपने राजनीतिक सफर का आगाज स्वाति मालीवाल ने किया था, उससे मोह भंग होता नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल फोटो बदल दी है। नई डीपी में सिर्फ काला रंग दिख रहा है। और वहीं स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आरोपी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया गया। विडंबना तो देखिए कि विभव को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास से ही केजरीवाल के सामने ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि विभव की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उस तक पहुंची थी। अब उम्मीद है कि इस पूरे मामले का सच सामने आ पाएगा और स्वाति मालीवाल को न्याय मिलेगा। तो आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास में कथित मारपीट के मामले में पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 पर सिविल लाइंस थाने ले गई। पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां विभव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये वही सरकारी आवास है जहां पर विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। जब विभव कुमार गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार करने के बाद विभव कुमार को बाकायदा सिविल लाइंस थाने लेके गई पुलिस और थाने में उससे पूछताछ पुलिस ने की। साथ में विभव कुमार का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण के 5 दिन बाद और स्वाति मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद जब शिकंजा कसता दिखा, तो विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ सिविल लाइंस के एसएचओ और उत्तरी जिले के डीसीपी को ईमेल से शिकायत दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास में जबरदस्ती दाखिल हुई और सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी की, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय अपने आवास में मौजूद नहीं थे। केजरीवाल की पूरे मामले में चुप्पी और आम आदमी पार्टी द्वारा इसे भाजपा की साजिश बताए जाने को लेकर भाजपा भी हमलावर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार में केजरीवाल को पाखंडी और भ्रष्टाचारी बताते हुए सवाल उठाया कि अगर ये बीजेपी की साजिश है तो केजरीवाल चुप क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? दिल्ली सरकार का एक प्रमुख चेहरा और बड़ी नेता जहां खुद से मारपीट का आरोप लगा रही हैं और मेडिकल जांच में 4 चोटों से मारपीट की पुष्टि भी हुई है, वहीं पार्टी की ही एक दूसरी महिला नेता आतिशी न सिर्फ उनके आरोप को झूठा बता रही हैं, बल्कि साजिश का आरोप लगा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में आप की तरफ से की जा रही लीपापोती को लेकर जमकर हमला बोला और इसे बेशर्मी करार दिया। और स्वाति के पूर्व पति ने भी इस मसले पर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या आप बताइए कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? आपके नेता की पिटाई आपके नेता के घर पर, आपके नेता के द्वारा, आपके नेता ने पुष्टि की, आपके नेता ने पुलिस को गवाही दी, पर आरोप किसी और पर लगाते हैं। यही चरित्र है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री का जो पीए था दुशासन, जिसने ये हरकत करी थी स्वाति मालीवाल के साथ, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। कहां से? मुख्यमंत्री के घर से, उस गटर से जहां मुख्यमंत्री ने यह घटना करवाई थी। तो अपराधी को शरण देने के आरोप में मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल शनिवार को दिन भर अपने आवास पर रहे, जहां सुबह से ही आप नेताओं संजीव झा, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के आने का सिलसिला लगा रहा, लेकिन केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आए
और शाम को जब एक प्रेस संदेश जारी किया तो भी उम्मीद थी कि केजरीवाल इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, पर अफसोस यहाँ भी वे अपने पीए का बचाव करते ही नजर आए। आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं? हमारा कसूर क्या है? अब इस पूरे मामले पर जब एकत्रित साक्ष्यों और बयानों के साथ विभव से पूछताछ होगी तो और परतें खुल सकती हैं। सुयश शर्मा और अमरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 49 सीटों पर 20 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंकी। इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी दलों के दिग्गजों ने खास तौर पर इस चरण के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 5वें चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरक्षण, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, नक्सलवाद, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक मुद्दों पर बयानों के तीर चले। अब 5वें चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 49 सीटों में से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहीं इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस बीच 20 मई को जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की भी 1 सीट पर चुनाव होना है। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, अमेठी से स्मृति ईरानी शामिल हैं। वहीं भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सारण से राजीव प्रताप रूडी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, बानगांव से शांतनु ठाकुर शामिल हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान, कल्याण से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम, सुंदरगढ़ से जुएल ओराम, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हुगली से लॉकेट चैटर्जी भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा, कंधमाल से बीजेडी नेता और मौजूदा सांसद एवं शिक्षाविद तथा उद्यमी अच्युत सामंत, सारण से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनावों की तो 5वें चरण की इन 49 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 7 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 4, बीजेडी को 2 सीट पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 1, जदयू को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 और लोजपा को भी 1 सीट पर जीत मिली थी। 5वें चरण की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। 5वें चरण तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर के राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो जाएगा। 5 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो जाएगा। बहरहाल आम चुनाव के पहले 4 चरणों में औसत मतदान 66.95% दर्ज किया गया, जहां चौथे चरण के मतदान में 69.16% वोटिंग हुई, तो वहीं तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। इसके अलावा दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज हुआ, जबकि पहले चरण में 66.14% मतदान ही दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव प्रचार की पहली रैली की। उन्होंने बताया कि बीते 10 साल में ईज ऑफ लिविंग को लेकर दिल्ली के हर एक कोने में इंफ्रा विकास हुआ है।
देश को मजबूत करना ही उनकी सरकार का संकल्प है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी हैं जो देश को लूटने में लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। और वहीं उन्होंने सीएए के तहत लोगों को मिल रही नागरिकता पर खुशी जाहिर की, लेकिन कांग्रेस की नीयत पर अफसोस जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश में सांप्रदायिकता फैलाने की भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि साल 2014 में भी तुष्टीकरण के लिए वोट पाने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां सौंपी थी। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी सरकार तो पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया। और सौदा किया, वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। और वहीं हरियाणा की रैलियों में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति और राष्ट्र विरोधी राजनीति से कभी नहीं उबर पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस ने तुष्टीकरण को अहमियत दी। 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है। ये इंडी गठबंधन वाले वही भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की जमात है। इन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। इंडिया अलायंस के एक नेता ने मीडिया वालों को भी बताया कि 5 साल 5 प्रधानमंत्री का पद
क्या हमारे मुतराम की जलेबी है क्या? ये देश चलाने की जिम्मेदारी है, ये मिठाई खाने का मौका नहीं है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री ने अंबाला, उसके बाद सोनीपत में रैली कर कांग्रेस और INDIA गठबंधन की राजनीति का पर्दाफाश किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कलेजा फट रहा है। उनसे पाकिस्तान की हालत देखी नहीं जा रही है और इसलिए अब कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। पाकिस्तान के प्रवक्ता। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उनकी तरफ से भारत को धमकी देते। क्या कहते हैं? हमारे सामने देखकर आंखें खोल करेंगे, चुप रहो, जरा डरो डरो डरो। ये पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। इसका मतलब अभी तक वो मोदी को पहचान नहीं पाए हैं। अंबाला में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम की नीति का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में लोगों के वोट की ताकत से एक धाकड़ सरकार नेतृत्व कर रही है। जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन कांपता है। साथियों, क्या कोई कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर में हालात बदल सकती थी? जम्मू कश्मीर में हालत बदल सकती थी? वो जमाना याद करिए जब कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा की वीर माताएं दिन रात चिंता में रहती थी, कब किसी आतंकी का गोला फट जाए, कब किसी पत्थर से हमारे फौजियों का सिर फट जाए। और आज 10 साल हो गए, सब कुछ बंद हो गया कि नहीं हो गया? बंद हुआ कि नहीं हुआ? दलितों और OBC आरक्षण पर कांग्रेस की नीति पर भी प्रधानमंत्री ने राजनीतिक वार किए। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर कैसे धर्म के नाम पर आरक्षण का लाभ धर्म विशेष के लोगों को पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन पूरी तरह से स्वार्थ का समझौता है। इसमें ना तो सहमति है और ना ही समझ है। यही वजह है कि देश में कहीं ये साथ हैं और कहीं अलग अलग दिखाई देते हैं। दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि SC, ST, OBC का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से हमलावर नजर आए। उन्होंने श्री राम मंदिर को लेकर कहा कि कांग्रेस की नजर में देश की जन भावना और 500 साल के संघर्ष का कोई मोल नहीं है। अपनी जहरीली नीति की वजह से ही पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया था। OP यादव और विशाल बेरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान संपन्न हो गया है और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा समेत NDA में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान संपन्न हो चुका है।
इस बीच बाकी बचे चरणों के लिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उधर भाजपा समेत एनडीए के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जोर लगाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कांगड़ा, चंबा और सोलन में जनसभाओं में इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। इन सब परिवारवादी पार्टियों का मकसद अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना है। ये जो सरकार है ना, जो अभी सरकार है, ये बैक गियर सरकार, इसमें फ्रंट गियर है ही नहीं। ये आगे चलती नहीं है, ये बैक गियर लगाती है, फर्स्ट गियर है ही नहीं, ये बैक गियर लगी हुई है। 900 इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, 900 इंस्टीट्यूशन, 650 के आसपास ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब कमल खिलेगा और हमेशा कमल खिलेगा, इसकी चिंता कीजिए। दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने बस्ती में एक चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकारों ने हर बार गरीबी को खत्म करने का वायदा किया, लेकिन उनके शासन में गरीबी घटने की बजाय बढ़ती ही रही। 52 वर्षों तक इन लोगों ने हुकूमत की है। भारत की कितनी गरीबी इन लोगों ने दूर की है। भारत की गरीबी जिस हद तक समाप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का आंकड़ा है कि मोदी जी ने भारत की राजनीति में करिश्माई काम किया है। 7-8 वर्षों के अंदर ही भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने सिवान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे दोबारा रामलला को टेंट में ले आएंगे। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के लिए प्रचार किया। उन्होंने रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की सभी सीटों पर फिर से भाजपा जीत दर्ज करेगी। ये कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर का पीछे है। लालू यादव अभी भी राम मंदिर का पीछे है। उनका मन है अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार बनते हैं ना, वो दोबारा रामलला को टेंट में ले आने का उनका अभी भी मन है। पंजाब में देख रहा हूं कि दोनों पार्टियां, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही हैं और दिल्ली में, हरियाणा में गलवैया कर रहे हैं। आप बताइए, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस बार हमको पूरी तरह से जो इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई पर झाड़ू लगाई है, इस बार आप सब लोगों ने झाड़ू लगा के दिल्ली से इनको साफ कर देना है। वहीं भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया और भाजपा के प्रति समर्थन देने की अपील की। उन्होंने ऊना में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस देश में एक एक सीट के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। ये जादू वो कई बार करते हैं, जैसे हिमाचल में किया। 16 महीने से महिलाएं इंतजार कर रही हैं, 1500 रुपये तो आया नहीं, 8500 कब आएगा? मुझे लगता है कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष कर रही है और एक एक सीट के लिए तरस रही है। जैसे पाकिस्तान में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, वैसे देश में कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। वहीं अन्य नेताओं का भी प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में जनता से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। बहरहाल भले ही सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार के दौरान अपनी ताकत दिखाई हो, लेकिन जनता का फैसला 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने लखनऊ के मड़ियाओं में जनसभा की। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि वे लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से यह आवाज उठ रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। यदि हमारी बात गलत है, कोई प्रमाणित कर दे।
और बहनों भाइयों, आज भी आपने देखा होगा वीडियो, शायद कुछ लोगों के पास होगा, पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरेगा, पाकिस्तान का झंडा उतारा जा रहा है, पीओके के रहने वाले लोगों के द्वारा ही उतारा जा रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करना चाहता हूं, पाक अधिकृत कश्मीर में जिस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, पीओके के रहने वाले लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसका संज्ञान ले, मैं यह अपील करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 20 मई को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा, देश में सबसे ज्यादा विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हो रहे हैं। शिंदे ने दावा किया है कि आने वाले 20 जून को महायुति जीतेगी और अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगी। देश में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हो रहे हैं और कई योजनाएं महाराष्ट्र ने शुरू की है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजनों के लिए उद्योग आ रहे, नौकरियां मिल रही है और इसके बलबूते आने वाले 20 तारीख को महायुति बहुत जोरदार जीतेगी और महायुति के पिछले समय का रिकॉर्ड तोड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हुए कहा कि अब तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। मोदी की जीत के 6 महीने बाद ये भारत का हिस्सा होगा और अब तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। और वहीं एनडीए के नेताओं की तरह ही इंडी गठबंधन के नेताओं का भी प्रचार जारी रहा। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांगा। कैसा रहा इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। बलरामपुर में उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि उनका काउंटडाउन खत्म हो गया है और 4 जून को इंडी गठबंधन के पक्ष में परिणाम आएंगे। बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं अन्य दलों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। इस बीच पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी इलाके में प्रचार करती दिखी। उन्होंने इस दौरान कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहे कितनी बार बिहार आए, लेकिन इस बार जीत महागठबंधन की ही होगी। मोदी जी जितना बिहार आएंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बार सफाया देश की जनता ने तय कर रखा है। अन्य दलों के नेताओं ने प्रचार में तेजी ला दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम नाम की नहीं बल्कि काम की राजनीति करते हैं। मैं अपने 2.25 साल के काम गिना के वोट मांग रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी 8 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो 8 साल के काम गिना के वोट मांग रहे हैं। हम नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। उधर गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने अपनी दावेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से या किसी पार्टी से नहीं, बल्कि मेरी लड़ाई यहाँ की समस्याओं से है, जिसके लिए भाजपा सांसद ने कोई काम नहीं किया है। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से या किसी पार्टी से नहीं है। मेरी लड़ाई यहाँ की समस्याओं से है, चाहे वो गंदगी की समस्या हो, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं, लड़कियों के स्कूल नहीं है। मैं तो उदासीनता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके अलावा पंजाब के जालंधर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब में 4 प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पंजाब की आवाज उठाने के लिए केवल अकाली दल ही आगे आया है। वहीं वाराणसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने भी इलाके में जाकर चुनाव प्रचार किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
और वहीं दिल्ली पुलिस की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने नीट 2024 में नकल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 4 मोबाइल फोन और एक कार जब्त की गई है। 5 मई को नई दिल्ली के भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में नीट परीक्षा के दौरान 2 छात्रों को बेमेल बायोमेट्रिक डेटा के साथ पकड़ा गया था। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी देवेश कुमार महला के मुताबिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले को स्पेशल स्टाफ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को सौंप दिया गया है। नीट के एग्ज़ाम में हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह प्रॉक्सी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने आए हैं। उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए हमने एफआईआर रजिस्टर करके केस को स्पेशल स्टाफ में ट्रांसफ़र किया था। इसकी सीरियसनेस देखते हुए इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला है कि जो कमीशन एजेंट होते हैं या जो कंसल्टेंट एजेंट होते हैं वो बच्चों को गुमराह करके उनसे बात करते हैं कि हम प्रॉक्सी स्टूडेंट को आपकी जगह बिठा के आपके एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। उसके लिए उनसे और उनकी फैमिली से मोटी रकम इसमें वसूल की जाती है। और इसमें अभी तक हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है जो एजेंट हैं। इसमें किशोरी लाल जो जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और प्रभात कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं। ये दोनों ही कंसल्टेंट एजेंट हैं। और इसके अलावा जो प्रॉक्सी स्टूडेंट आए थे उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। और इसके अलावा सलमान जो यूपी के रहने वाले हैं और 2 हमारे एजेंट, इनका सचिन माथुर और 2 और एजेंट की हमारे को इसमें तलाश है। मई का महीना लेकिन जून जैसी तपती गर्मी। उत्तर भारत में यही हाल है मौसम का। पारा 47 डिग्री छू रहा है। मौसम विभाग ने 22 मई तक कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है और वहीं दक्षिण भारत अत्यधिक वर्षा से बेहाल है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। आगरा, बाड़मेर, प्रयागराज में आम जनता हीट वेव से त्रस्त है। उत्तर प्रदेश के आगरा में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। शुक्रवार को देश भर में सबसे अधिक तापमान आगरा का रिकॉर्ड किया गया। आगरा में अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। राजस्थान में शुक्रवार को तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 14 साल में पहली बार है जब 17 मई के दिन पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। 2011 के बाद से कभी भी इस दिन तापमान इतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया। वहीं प्रयागराज में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। खीरा और ककड़ी खाकर लोग गर्मी दूर कर रहे हैं। उधर राजस्थान के बाड़मेर में बढ़ती गर्मी से लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लोग गन्ने का जूस पीकर और अन्य तरीके के जरिए गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज गर्मी है यहाँ पे। मैं नारियल पानी पी करके काम चला रहा हूँ। पसीने टपक रहे, हालत बहुत ख़राब है। इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं स्वापी भी लेके साथ चलाऊँ। और यहाँ पे भैया दानेदार शिकंजी बना रहे थे तो मैंने सोचा शिकंजी पी लूँ। थोड़ी बहुत गर्मी पड़ी, थोड़ी ठंडक मिलेगी। गर्मी अपनी चरम पे है। 43-44 डिग्री इस टाइम गर्मी है और आदमी को पापी पेट के लिए निकलना पड़ेगा। गर्मी तो काफी बढ़ी हुई है तो भाई आदमी तो रह नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा है। अभी खीरा तो दीवार तो बढ़ी रहा, खीरा बिक रहा है, तरबूज बिक रहा है, जितने मतलब ठंडा चीज खाने वाला है सब बिक रहा है। गर्मी के बड़े फटफट हाँ निकले, इतनी गर्मी है, धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है। इनमें ठंडो पानी का ठंडी छाया नींबड़ों हुआ तो बचा हुआ नहीं ना, मना बुरी हालत है। इंसान तो इंसान, चिड़ियाघरों में रहने वाले जानवरों का भी गर्मी से बुरा हाल है। गुजरात के अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर के उधमपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर प्राणी उद्यान में जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जानवरों के बाड़ों में लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिससे कि बाड़ों को ठंडा रखा जा सके। वहीं केरल में अगले 2 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिणी कर्नाटक में 20 से 21 मई को भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही तमिलनाडु के दक्षिणी जिला तिरुनेलवेली में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी मिलने के बाद चेन्नई से एसडीआरएफ की टीम तिरुनेलवेली पहुंची। इस बीच मौसम विभाग ने 22 मई तक कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात में 20 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने रविवार तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वहीं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन की चुनौती से निपटने को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद रोजगार सृजन बढ़ा है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों के अधिक अवसर पैदा हुए हैं। The reverse migration that happened during the COVID years is actually returning to normalcy, and there is employment generation. If you look at the data in 21-22 and 22-23, which wasn't the case before, manufacturing sector, having put its balance sheet O's behind it, has started generating jobs. And also the growth in the real estate sector from the lows of 2018-19, etc., is also leading to job creation in the construction sector. And as I pointed out in my presentation, the combination of better physical digital infrastructure and the balance sheets, I think should show us if in the coming years that employment generation challenge will largely get addressed, but there is still work to be done, which is about skilling and employability. और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि हमारा उद्देश्य साल 2030 तक भारत को दोपहिया तिपहिया वाहनों और बसों के मामले में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत ईवी राष्ट्र बन जाए। कांत ने आज नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक बिजनेस समिट 2024 में ये बातें कही। Our objective should be to make India fully electric as far as two-wheelers, three-wheelers and buses are concerned by 2030, and ensure that India becomes an electric vehicle nation. भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के बोनाई में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सुंदरगढ़ में पार्टी प्रत्याशी जोएल ओराव के लिए प्रचार किया। अश्विनी वैष्णव इस क्षेत्र में जिलाधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने पीडीएस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए थे। अश्विनी वैष्णव ने सुंदरगढ़ लोकसभा सीट के उम्मीदवार जोएल ओराव के समर्थन में राजगांगपुर में रोड शो भी किया। रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। जन जन ने अपना मन बना लिया है कि मोदी जी को अभूतपूर्व मेजॉरिटी के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का, उस संकल्प के लिए अगले 5 वर्षों तक कड़ी मेहनत के साथ मोदी जी और मोदी जी के सभी सरकार के और पूरा देश मेहनत करेगा, जिससे कि विकसित भारत का सपना पूरा हो। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस का अभियान लगातार जारी है। सुकमा में पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद हुई है। दरअसल सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में सर्चिंग के लिए निकली थी। तभी बांजरा पारा के जंगलों में पहले से घात लगाकर बैठे 15 से 20 नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 1,10,000 के इनामी नक्सली दोधी होंगा को मार गिराया, जबकि अन्य नक्सली मौके से भागने में कामयाब रहे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। अब तक लगभग 5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में क्षमता से अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 10,000 वाहन यात्रा मार्ग पर आवागमन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए कुछ मार्गों पर रूट का डायवर्जन भी किया गया है। वहीं सरकार और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकृत श्रद्धालुओं को ही धाम के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने श्रद्धालुओं से फर्जी पंजीकरण करने वालों से सावधान रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर भाजपा बूथ अध्यक्ष विजय कृष्ण भुइयां की हत्या के मामले की जांच के लिए एनआईए की एक टीम आज पूर्व मेदिनीपुर के मोयना पहुंची। मई 2023 में भुइयां का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। परिवार के सदस्यों ने मैना पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और फिर परिवार ने एनआईए जांच की मांग करते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी मामले में 2 और लोगों पर चार्जशीट दाखिल की है। मामला 10 साल पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और बांग्लादेश के नागरिकों को जबरन श्रम में धकेलने से जुड़ा हुआ है। मामले में शामिल आरोपी तस्करी करके लाए गए बांग्लादेशी नागरिकों को नौकरी पर रखते थे और भारतीय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की धमकी देकर उन्हें अल्प वेतन में कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करते थे। श्रीलंका के सीता एलिया में सीता अम्मन मंदिर में रविवार को होने वाले कुंभाभिषेकम के लिए तैयार है और सीता अम्मन मंदिर के लिए कोलंबो से रवाना हुए एक रथ में अयोध्या की सरयू नदी से लगभग 25 लीटर पवित्र जल के साथ तिरुमाला के तिरुपति मंदिर में 5000 लड्डू लाए गए। इस अवसर पर भारत और नेपाल के कई हिस्सों से श्रद्धालु सीता एलिया पहुंचे। माना जाता है कि सीता एलिया वो जगह है जहां रावण ने देवी सीता को बंधक बनाकर रखा था। सारनाथ स्थित तिब्बत उच्च शिक्षा संस्थान जो केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय से संचालित होता है, यहां पर वर्षों पूर्व सोवा रिप्पा विधि से चिकित्सा की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री के काशी से सांसद बनने के बाद ये एक हॉस्पिटल के रूप में कार्य कर रहा है और दूर दूर से लोग इलाज के लिए यहां पर आ रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। सोवा रिप्पा ये संस्थान है, उच्च तिब्बतीयन शिक्षण संस्थान के अंदर ये हॉस्पिटल है। यहाँ के डीन हैं दोरजे दुंगुल जी, ये बताएंगे कि ये क्या चिकित्सा पद्धति है। तो ये जो चिकित्सा पद्धति है ये क्या है डॉक्टर साहब? ये एक सोवा रिप्पा एक सबसे पुराना एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है। हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल भी जो आईपीटी है, ओपीडी है, थेरेपी विंग भी है और जो क्लास भी चलते हैं और जो यूजी पीजी यानी पीएचडी तक हम लोग यहाँ पढ़ाता है। और जो आईपीटी ओपीडी में एक दिन में कितना 100 के आसपास हमेशा यहाँ जो पेशेंट करते आते हैं जी। यहाँ पढ़ाई भी होता है। ये जो पद्धति है ये कहाँ से आई है और किस तरह से आप लोग इसको फॉलो करते हैं? ये सोवा रिप्पा सिस्टम एक ऐसा है कि जो भारत और तिब्बत की एक संबंध है। टीचिंग भी करते हैं, दोनों भी है, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों यहाँ पढ़ाते हैं जी। तो ये जो आप लोग जो दवाएं देते हैं ये किस तरह से कारगर साबित होती है और किस तरह की से ये दवाएं आप लोग बनाते हैं? अच्छा, ये दवा ये है कि जो सोवा रिप्पा का जो दवा है, जड़ी बूटी है, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटी है जो औषधि है जो हिमालय से लेते हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत मुश्किल तिब्बत से भी मिलता है। ज़्यादा हमारा हिमालय में जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सिक्किम में और जो भूटान में और ये जो लाहौल स्पीति में, ऐसे जो हिमाचल प्रदेश में, ऐसे बहुत जो पहाड़ों में जो ये मिलता है जड़ी बूटी मिलता है, ज़्यादातर उसको जड़ी बूटी से यूज़ करते हैं। और हमारा यहाँ का जो रॉ मटेरियल्स है वो भी कहीं को जैसा कि त्रिफला जैसा ये सो तो यहाँ भी मिल जाता है जी। तो ये हम ये कह सकते हैं कि आपकी दवाइयाँ जो हैं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जो इलाज चलता है उसमें? हाँ जी, ये तो लगभग हम लोग सोचो कि सब्जी खा रहा है ये जैसा, क्योंकि ज़्यादातर तो वो जो जड़ी बूटी का है, इसीलिए इतना जो आजकल जो एलोपैथी का जो साइड इफेक्ट होता है इतना तो नहीं होता है। जो कह सकता है कि हम लोग खाना खा रहा है जैसा भी है, मतलब हम लोग साइड इफेक्ट नहीं बोलने से भी कह सकते हैं ऐसे। ये जड़ी बूटियों से जो इलाज किया जाता था, वैद्य जो नाड़ी पकड़ के जानकारी ले लेते थे कि आपके अंदर क्या बीमारी है, वो चिकित्सा पद्धति यहाँ पर मौजूद है। दूर दूर से लोग इस सोवा रिप्पा के बारे में जानने के बाद आ रहे हैं इलाज के लिए और अच्छे होकर जा रहे हैं। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सारनाथ, वाराणसी। किर्गिस्तान के बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ हिंसा के बीच किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय ने एक सूचना जारी की है और मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि विनाशकारी ताकतें जानबूझकर किर्गिज गणराज्य की स्थिति के बारे में विदेशी मीडिया और सोशल नेटवर्क पर विशेष रूप से इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के क्षेत्र में असत्य और गलत जानकारी फैला रही है। मंत्रालय ने बताया है कि किर्गिज गणराज्य के बिश्केक शहर में स्थिति शांत और पूर्ण नियंत्रण में है। सुरक्षा सुनिश्चित करने, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। इसलिए मंत्रालय मास मीडिया, ब्लॉगर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ साथ विदेशी सहयोगियों से केवल किर्गिज गणराज्य के सक्षम निकायों की आधिकारिक और पुष्टि की गई जानकारी और सूचनाओं को ही प्रसारित करने की अपील करती है।
इधर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ हो रही हिंसा पर भारतीय दूतावास ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। किर्गिस्तान स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि हम अपने छात्रों के संपर्क में हैं। स्थिति फिलहाल शांत है, लेकिन छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने घरों के अंदर ही रहें और कोई भी समस्या होने पर दूतावास से संपर्क करें। दूतावास ने कहा है कि हमारा 24/7 संपर्क नंबर 0555710041 उपलब्ध है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि बिश्केक में भारतीय छात्रों की स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह है। और देश में लोकसभा चुनाव जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के सीमावर्ती गांव सिमारी में डीडी न्यूज की टीम पहुंची और वहां के लोगों से बात की और उनके मुद्दों को जाना। ये गांव भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है। वहां के लोगों का कहना है कि पहली बार कोई मीडिया वहां पहुंचकर लोगों की समस्याओं को कवर कर रहा है। सिमारी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। देश का पहला गांव है, इसके साथ ही देश की पहली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देश का पहला स्कूल है और यहीं पर देश का पहला पोलिंग बूथ भी है। सिमारी गांव के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। आप हमें बताइए कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं लोगों के, किन इश्यूज पे लोग वोट डालने जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है एलओसी के बिल्कुल पास है। किशनगंगा रिवर है जो एलओसी की यहाँ पर मार्क करती है, एलओसी इसको माना जाता है। और बिल्कुल किशनगंगा के पार दूसरी तरफ आप उधर देख सकते हैं, ये पूरा जो है पीओके है और यहाँ पर सिमारी गाँव है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं। देखिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे आए और आपने अपनी आंखों से भी हाल देखा। इसको बोलते हैं सिमारी से कन्याकुमारी, यानी कि सिमारी जो है ये लास्ट गांव है इंडिया का और कन्याकुमारी वहाँ से लास्ट है इंडिया हमारी। लेकिन अब ये फर्स्ट गांव है इंडिया का फर्स्ट गांव है, इसको सिमारी बोलते हैं। 1947 में हम आजाद हुए हैं और 1947 से हमारा लाग जो है हिंदुस्तान के साथ है और आज भी हम दिल की गहराइयों के साथ अपने हिंदुस्तान के साथ हैं। यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह घुसपैठ नहीं होती? घुसपैठ जो है वो मतलब सामने वाले लोग कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं तो नहीं होती ना। अब तो मतलब न होने के बराबर होती है। शेलिंग होती है? शेलिंग भी मतलब जो पहले मुसीबत देखी उससे हमें कम फर्क पड़ गया है। यहाँ के लोग प्योर इंडियन है, प्योर हिंदुस्तानी है। मतलब अब हम लोग मिलकर यही बात मतलब सोच रहे हैं कि वोट डालना हमारा हक है। जमहूरियत के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसके लिए हमें वोट डालना है। वोट डालता है, आज तक डालते आए। यहाँ पे पोलिंग जो 80-85% पोलिंग होती है और हम हिंदुस्तान के साथ हैं, वोट तो हम डालेंगे। बताइए कि क्या यहाँ पर मुद्दा है? वोटिंग को लेकर लोग खुश हैं? मैम बहुत खुश हैं लोग वोट को लेकर, मगर लोगों की कुछ मजबूरियां हैं यहाँ पर। जैसे देखो जो हमारा ये रास्ता है ये बिल्कुल खराब है। यहाँ के जो लीडर्स लोग थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक नेता हमारा 18 साल रहा, उसने 18 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं की। मैम यहाँ पर एनसी का था कफील रहमान साहब थे, 18 साल हमारे एमएलए रहे, बट उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जो डेवलपमेंट थी उन्होंने नहीं की। अब सर ऐसा है कि आप जो लोग हैं यहाँ के वो ये चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़ कर वोट दें और सिमारी का जो हमारा गांव है ये फर्स्ट पोल करा दिए गए हिंदुस्तान में, तो इसलिए ये लोग भी एक्साइटेड हैं कि कब हम अपना वोट डालें, खुशी से निकलें। और यहाँ पर बहुत शांति है, लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं लोग में यहाँ पर। सर ये मेरी भी यही बात है, यहाँ लोग परेशान हैं, जबरदस्त परेशान हैं और मोदी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं पहले तो आपका, क्योंकि मीडिया आज तक यहाँ पे नहीं आई, पहली बार आपको देखा। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी जो मतलब आज बीजेपी के दौर में चल रहा है सिस्टम ने अच्छे तरीके से, वैसे नहीं चल रहा था। अभी सिस्टम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हमारे गांव के लोग हैं, हालांकि बहुत खुश हैं कि पहली बार कोई मीडिया की टीम यहाँ पर इनके गांव में आई है, इनकी दिक्कतों को दिखा रही है, इनकी बात को समझ रही है, सुन रही है और आगे पहुंचा रही है। इनका कहना है कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इन्हें छला है, वोट की वजह से वो आते थे, लेकिन उसके बाद जब काम की बात होती थी तो किसी ने इनकी सुध नहीं ली। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जागरूकता का अभियान चलाया है वो भी अपने आप में अनूठा है। इससे पहले वोट के प्रति इस तरह का, मतदान के प्रति इस तरह का अभियान कभी नहीं चला है। काफी जागृति इन लोगों में है कि वोट की ताकत क्या है और इसी ताकत का उपयोग इस बार ये अपनी समस्याओं और मुद्दों को हल करने में लगाएंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, सिमारी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।